कला और संस्कृत के करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल को देखते हुए हमने ये क्लास डिज़ाइन किया है। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ ग्राफ के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्लास की इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले इसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि आपको टू द पॉइंट लास्ट मोमेंट पे आपको याद हो सके। इसमें फालतू की बातें नहीं होंगी, आपको पीएचडी नहीं करनी है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझा देंगे, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। उसके बाद हम लोग टू द पॉइंट चर्चा करेंगे आर्ट एंड कल्चर की। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी लेट क्यों लेके आए, क्योंकि लेट लाने का मतलब ये है कि आप पहले ही पढ़ लेते, कहीं ना कहीं आपको रिवीजन की जरूरत पड़ती, तो ये रिवीजन के दृष्टि से आपको इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मूर्तिकला और स्थापत्य कला के बारे में। तो मूर्तिकला और स्थापत्य कला के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं उससे क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट एक नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है, तो सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। ठीक है, यानी करंट अफेयर में ये न्यूज़ था, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। 2021 में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है कि अजंता गुफाएं और सांची स्तूप और पांडुलेड़ा गुफा, अमरावती स्तूप, ये सब जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रकार जो है इसके बाद 2021 में मुरैना के समीप 64 योगिनी मंदिर के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इसी को देखते हुए हमने ये क्लास डिज़ाइन की है, तो आपको टू द पॉइंट पता चले और फालतू की पीएचडी इसमें नहीं करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे उड़ीसा टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में, यानी उड़ीसा टेम्पल के स्थापत्य के बारे में। ये क्यों न्यूज़ में था, सबसे पहले इसको आपको जानना जरूरी है क्यों न्यूज़ में था। क्योंकि अभी हाल ही में जो है उड़ीसा के कई मंदिर थे जो कई घटनाओं का कारण जो है चर्चा में रहे। इसमें जो है घटनाओं की बात करें तो उड़ीसा सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था, और किस लिए, क्योंकि लिंगराज मंदिर और इससे संबंधित जितने 8 मंदिर हैं उनको एक विशेष कानून के तहत लाने के लिए। और इसके अलावा एक अन्य घटना के कारण ये न्यूज़ में था कि उड़ीसा सरकार ने जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर जो व्यापक सौंदर्यीकरण परियोजना की थी उसके निष्पादन में कुप्रबंधन यानी मिसमैनेजमेंट पाया गया था। इसके कारण केंद्र सरकार नाराज थी। तो इसके कारण जो है उड़ीसा स्थापत्य कला या उड़ीसा के टेम्पल जो है न्यूज़ में थे। तो सबसे पहले इसमें उड़ीसा टेम्पल की बात करें तो भगवान जगन्नाथ मंदिर की बात करेंगे। तो भगवान जगन्नाथ मंदिर या जगन्नाथ मंदिर पुरी, जो पुरी में स्थित उड़ीसा, तो ये किसको समर्पित है, ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। और इसका निर्माण जो है 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के प्रथम शासक राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने करवाया था। अगर स्थापत्य कला से संबंधित विवरण की बात करें तो जगन्नाथ का मुख्य मंदिर कलिंग स्थापत्य शैली के द्वारा निर्मित है। ठीक है, अभी आगे हम कलिंग स्थापत्य शैली के बारे में और स्पेसिफिक पढ़ेंगे, पहले मंदिर के बारे में पढ़ लें। और इसमें दिन के किसी भी समय मुख्य मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती है। पवित्र त्रिमूर्ति जो है अगर बात करें मंदिर के अंदर, तब भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र की मूर्तियां लकड़ी से बनी हैं। मंदिरों पर नक्काशी मुख्य रूप से देवी देवताओं की गई हैं। इसकी अन्य विशेषताओं की बात करें तो जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन होता है, इसे रथ महोत्सव भी कहा जाता है। और जगन्नाथपुरी मंदिर को यामनिका तीर्थ भी कहा जाता है। प्रवेश द्वार के सामने अवड़ा स्तंभ सूर्य या सूर्य स्तंभ जिसे कहते हैं, मूल रूप से कोणार्क सूर्य मंदिर में शामिल है। ठीक है, ये तो कुछ बातें हो गई। अब नेक्स्ट मंदिर की बात करें, लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर की बात करें तो ये भी उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, या भगवान शिव को समर्पित है। ध्यान रखिएगा किसको समर्पित है, ये सब भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ स्थित है, इसके स्थापत्य कला से संबंधित क्या विशेषताएं हैं। तो ये भगवान शिव को समर्पित है। स्वयं भू कहा जाता है, यानी स्वयं से उत्पन्न शिवलिंग इसे कहा जाता है। सोमवंशी राजवंश के राजा यायत केसरी द्वारा 10वीं शताब्दी में 10वीं ईस्वी के दौरान इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, यानी शुरू हुआ था। और 11वीं शताब्दी में राजा लालतेंद्र केसरी द्वारा इस मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न कराया गया था। स्थापत्य कला संबंधी विवरण की बात करें तो यह विशाल मंदिर कलिंग स्थापत्य की सर्वोत्कृष्ट प्रतिनिधित्व करता है। और मंदिर जो है 4 खंडों में विभाजित है, यानी गर्भगृह, यज्ञशाला, भोग मंडप, नाट्यशाला। अब आपको ध्यान रखना है गर्भगृह किससे संबंधित है,
मुख्य मूर्त स्थल से संबंधित है। यज्ञशाला किससे संबंधित है? प्रार्थना के लिए कक्ष संबंधित है। इसके अलावा भोग मंडप जो है अर्पण के लिए कक्ष संबंधित है, और नाट्यशाला नृत्य के कक्ष संबंधित है। तो ठीक है, ये सब विशेषताएं भी आपको ध्यान रखनी है। अन्य मुख्य विशेषताओं की बात करें तो यह मंदिर उड़ीसा के शैव और वैष्णव संप्रदाय के समन्वय का प्रतीक है। ठीक है, शिवलिंग को हरिहर नाम से भी जाना जाता है। मंदिर परिसर की चारदीवारी से घिरा हुआ है। इसमें 50 छोटे छोटे मंदिरों का समूह है, और इनमें से एक देवी पार्वती को समर्पित है, इन मंदिरों के समूहों में से। ठीक है, अब बात करेंगे कलिंग स्थापत्य कला के बारे में। तो कलिंग स्थापत्य की कला की बात करें तो स्थापत्य शैली की बात करें तो ये नागर शैली की एक उपशैली है। ठीक है, ये कलिंग एरिया है उड़ीसा का, तो ये जो है नागर शैली की एक उपशैली है। इमारती पत्थर सैंडस्टोन का उपयोग किया गया है। इसमें जो है रेखा देउल, पीढ़ा देउल और खाखरा देउल जो है मंदिर के प्रकार पाए जाते हैं। रेखा देउल और पीढ़ा देउल किसको समर्पित है? रेखा देउल जो है भगवान विष्णु को समर्पित है, और पीढ़ा देउल सूर्य और शिव को समर्पित मंदिर है। इसके अलावा खाखरा देउल की बात करें, चामुंडा और दुर्गा मंदिरों से जुड़ा हुआ है। अगर भाग की बात करें यानी डिवीज़न की बात करें तो मूल रूप से एक मंदिर दो भागों से बना होता है। इसका एक भाग शिखर यानी देउल होता है। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा भाग जो होता है सभा कक्ष यानी जगमोहन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे मंदिर जो है मूलतः दो भागों में डिवाइड होता है। नक्काशी की बात करें, देउल और जगमोहन दोनों संरचनाओं की दीवारों पर भव्य रूप से स्थापत्य रूपांकनों और आकृतियों का प्रचुरता के साथ तराशा जाता है। रेखा देउल और खाखरा देउल ये क्या हैं? ये गर्भगृह हैं। और पीढ़ा देउल क्या है? इसमें नृत्य, नाट्य मंडप या प्रसाद अर्पण, सभा कक्ष या भोग मंडप शामिल है। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब कलिंग स्थापत्य से संबंधित कुछ प्रमुख स्मारक की बात करें, इसमें देखिए सूर्य का कोणार्क मंदिर, जगन्नाथपुरी, लिंगराज भुवनेश्वर मंदिर, लक्ष्मणेश्वर मंदिर। अब आपको ध्यान रखना ये सारे कहाँ स्थित हैं? ये उड़ीसा में स्थित हैं और कलिंग स्थापत्य कला संबंधित हैं। ये चीज़ें आपको दिमाग में बैठा लेनी है। ठीक है, टू द पॉइंट बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देखिए, क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशेष अभिलक्षण है? चालुक्य, राष्ट्रकूट, चंदेल, विजयनगर। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया था, प्रसिद्ध स्थान दिया गया है, नदी पूछा गया है कि यह स्थान कौन सी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इन क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करवाएंगे क्योंकि हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, आपको एक व्यू दे रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय संस्कृत इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फतेहपुर सीकरी के संबंध में पूछा था। लखनऊ के स्थित इमामबाड़ा रूमी दरवाजा के निर्माण में कौन सा पूछा था कौन सा पत्थर संगमरमर का प्रयोग हुआ है, इससे क्वेश्चन आए थे। 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, राजा का नाम दिया था, राजवंश से संबंधित है, वो क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके अलावा भारत में कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्न में किस एक का सबसे पहले निर्माण कराया गया? ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, इससे संबंधित कुछ न्यूज में था, तो असुरगढ़ सेटलमेंट यानी असुरगढ़ जो है वो न्यूज में था। असुर, सबसे पहले ये ध्यान रखना असुरगढ़ है कहाँ? असुरगढ़ जो है उड़ीसा में है। ठीक है, असुरगढ़ कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा की सबसे पुरानी किलेबंद बस्तियों में से एक है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको इसमें पीएचडी करने की ज़रूरत है। उड़ीसा के अन्य प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों की बात करें तो सब असुरगढ़ के बाद अगर बात करें तो शिशुपालगढ़। शिशुपालगढ़ कहाँ है? भुवनेश्वर के निकट स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना कहाँ है? उड़ीसा में। और इसके अलावा अन्य मंदिरों की बात करें तो शिशुपालगढ़ ये कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर के समीप स्थित है। इसके अलावा जौगढ़, और ये क्वेश्चन में आया था यूपीएससी प्रीलिम्स में, क्वेश्चन में आया था 2022 में, ये कहाँ है? रसकुल्या घाटी, गंजम जिला में एक किलेबंद बस्ती है। इसके अलावा जो है अगर बात करें क्या न्यूज में था तो खलकटपना, एक सेकंड, इसका पूरा नाम है एग्जैक्ट तो खलकटपटना, ये कहाँ? ये पुरी में स्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्लेस न्यूज में है या उससे संबंधित है वो है माणिकपटना।
ठीक है, ये कहाँ है, बंदरगाह स्थल है पुरी में। ठीक है, तो ये कुछ रिलेटेड इससे अदर न्यूज़ हो गए। और उसमें क्या क्या मुख्य निष्कर्ष, क्या मेजर फाइंडिंग क्या निकाली गई थी, इसमें जो है आपको बताया गया है कि जो इस कल्चर का जो सीक्वेंस था वो 3 फेज में हुआ था, आयरन एज में, अर्ली हिस्टोरिक एज में, लेट पीरियड में। इसके अलावा उसमें क्या क्या जो है पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, और उसको देख के लगता है कि यहाँ पर जो है जल प्रबंधन की अत्यधिक कुशल जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, ये हिंदी में दिया है। प्लेसेस इन न्यूज़ में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, ये भी देखिए उससे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन प्रबंधन के लिए सुप्रसिद्ध है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया और संबंध जलाशयों के नहर के माध्यम से जल प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, तो जैसा मैंने इसमें एक बताया कि जो बंदरगाह स्थल पुरी है वो कौन सा है, मणिकपटना बंदरगाह स्थल है पुरी से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बात करेंगे होयसल टेम्पल की। होयसल टेम्पल जो है क्यों न्यूज़ में थे, ये इसलिए न्यूज़ में थे कि 2022-23 में इनको विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने हेतु भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर कर्नाटक के वेलूर स्थित जो है चेन्नकेशव मंदिर और हॉलीवुड स्थित होयसल मंदिर, सोमनाथपुरम स्थित केशव मंदिर को जो है भेजा गया था, नामांकित किया गया था। तो ध्यान रखना है आपको, यूनेस्को को विश्व विरासत स्थल में शामिल करने हेतु इनको जो है, इनकी लिस्ट जो है भारत सरकार के द्वारा भेजी गई थी। तो इस प्रकार जो है ये न्यूज़ में थे। अब बात करते हैं होयसल स्थापत्य कला के बारे में। तो सबसे पहले इसको स्थापत्य कला शैली की बात करते हैं। ये होयसल स्थापत्य शैली जो है मिश्रित शैली या बेसर शैली जिसे जानते हैं, जिसमें द्रविड़ और नागर शैली की विशेषता दोनों की पाई जाती है। इसमें जो है इमारती पत्थर का प्रयोग होता है। काल की बात करें, समय की बात करें, 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच जो है ये इसका स्थापत्य काल पाया जाता है। ठीक है, मूर्तियों की बात करें तो मंदिर के भीतर मूर्तियां रामायण, महाभारत, भागवत पुराण के दृश्यों को दर्शाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा समग्र डिजाइन की बात करें तो एक दोहरा भवन है जिसमें मंडप के लिए एक बड़ा सा कक्ष होता है। ठीक है, सेंट्रल पिलर्ड हॉल। ठीक है, यह कक्ष नृत्य और संगीत कार्यक्रम के लिए करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक भवन के पहले एक नंदी मंडप होता है। मंडप क्या होता है, खुले और बंद दोनों मंडप पाए जा सकते हैं। मंडपों में गोलाकार स्तंभ होता है। मंडप की छत पौराणिक आकृतियों और पुष्प आकृतियों से अलंकृत होती है। होयसल मंदिरों में विमान के भीतर से सरल और हालांकि बाहर से उन्हें भव्य रूप में अलंकृत किया गया है। विमान क्या होता है, विमान वह बिंदु होता है जिसे पवित्र स्थल मौजूद होता है। ठीक है, अब इन मंदिरों के धार्मिक विषय वस्तु की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है शैव परंपरा का अनुसरण किया जाता है, किंतु इसमें जैन परंपरा की मूर्तियों के साथ साथ वैष्णव और शाक्त परंपरा की विषय वस्तु भी शामिल होती है। अब होयसल जो है राजवंश की बात कर लें तो होयसल राजवंश जो है संस्थापक की बात करें तो नृपकांत द्वितीय था, और इनके शासन की बात हमने बता ही दी कि 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच जो है इनका शासनकाल चला था। प्रमुख शासक की बात करें तो विष्णुवर्धन राय आरंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में रामानुजाचार्य से प्रभावित होकर वैष्णव धर्म अपना लिया। वीरवल्लाल द्वितीय होयसल को चालुक्यों के अधीनता से मुक्त कराया और एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके अलावा नरसिंह तृतीय अंतिम शासक था। ठीक है, प्रमुख नगर की बात करें तो राजधानी नगर वेल्लूर, जिसे बाद में द्वार समुद्रम आधुनिक हेलबेड स्थानांतरित कर दिया गया था। अब इनके आय के स्रोत की बात करें तो प्रमुख क्या था इनका, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से प्राप्त राजस्व था। ठीक है, स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा किए गए खर्च से निर्मित अनुरक्षित तालाबों, जलाशयों, नहरों और कुओं सहित सिंचाई सिस्टम पर एक कर एकत्र किया जाता था। इस दौरान कन्नड़ संस्कृत का साहित्य का विकास हुआ। कन्नड़ और संस्कृत भाषा व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाता था। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन में महिलाओं का महत्व था। वरिष्ठ मंत्रियों में पंच प्रधान कहा जाता था। विदेश मामलों के लिए जिस मंत्री को क्या कहा जाता था, संधिविग्रह कहा जाता था, और प्रमुख खजांची को क्या कहा जाता, महाभंडारी या हिरण्य भंडारी कहा जाता था। तो ये जो कीवर्ड है ये आपको ध्यान रखना है, किस से किस राज्य वंश से संबंधित है ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, सेना प्रमुख जो है दंडनायक या होयसल दरबार के मुख्य न्यायाधीश धर्माधिकारी कहलाता था। तो इस प्रकार जो है, इसके अलावा सामाजिक धार्मिक परिस्थितियां भी इंपॉर्टेंस हो जाती हैं क्वेश्चन के दृष्टि से। अलग अलग धर्मों के प्रति उदार व्यवहार था। होयसल काल के दौरान शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध धर्म का पालन करते थे। 3 दार्शनिकों बसवन्ना, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य से
रामानुजाचार्य से प्रभावित थे। भारतीय जाति प्रथा, देवदासी प्रथा, स्वैच्छिक रूप से सती प्रथा होने की प्रथा प्रचलित थी। आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है दासी प्रथा, सती प्रथा जो है स्वैच्छिक रूप से प्रचलित थी। होयसल वंश को विजयनगर वंश ने पराजित किया था। ठीक है, तो ये आप मोटी मोटा इसमें आपको सब बातें पता चल गई। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे तो चोलाकालीन जो है मूर्तियों की बात करेंगे, ये क्यों न्यूज़ में था। तो हाल ही में जो है केंद्र सरकार की अनुमति के बाद तमिलनाडु ने चोलकालीन कांस्य की 6 उत्कृष्ट मूर्तियों को वापस लाने के लिए अमेरिका के अधिकारियों के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। ठीक है, अब ये कौन कौन सी मूर्तियाँ थी, अगर उनको नाम आपको याद रखना हो तो इसमें जो है सबसे पहली मूर्ति त्रिपुरंकतकम, इसके अलावा इसके बाद त्रिपुर सुंदरी, नटराज। ठीक है, इसके अलावा दक्षिणा मूर्ति वीणधारा, इसके अलावा थी संत सुंदरार और उनकी पत्नी जो थी परवई नचियार की प्राचीन पंचलोह मूर्तियां थी। ठीक है, अब थोड़ा चोला काल की मूर्तियों के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। चोलाकालीन मूर्तियों के बारे में बात करें तो ये जो चोलाकालीन मूर्तियां थी वो धातु मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध थी। इस काल में कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण में सेरे पांड्यू या लुप्त मोम की ढलाई तकनीक का उपयोग किया जाता था। यह धातु ढलाई की एक विधि है जिसके तहत पिघली हुई जो है धातु को मोम मॉडल के माध्यम से बनाए गए एक सांचे का आकार डाला जाता था। ये जो आप देख रहे हैं ये चोलकालीन कांस्य मूर्तियों में निर्मित नटराज की सबसे प्रसिद्ध जो है मूर्ति है जो शिव को समर्पित है और ये नृत्य मुद्रा में है। ये भी जो है ढलाई के द्वारा ये मूर्ति बनाई गई है। अब इसकी विशेषता क्या है, अगर इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो ऊपरी दाहिनी हाथ में डमरू। ठीक है, ऊपरी दाहिने हाथ में आपने देखा होगा यहाँ डमरू है। डमरू किसका प्रतीक है, डमरू जो है ध्वनि की सृष्टि का सृजन का प्रतीक है। ठीक है, सृष्टि के सृजन का प्रतीक है। इसके अलावा ऊपरी बाएं हाथ में शाश्वत अग्नि की बात करें तो अग्नि किसका प्रतीक है, तो इसके द्वारा जो है अग्नि ब्रह्मांड के विनाश का प्रतीक है। ठीक है, इसके अलावा निचला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तो यह जो है भय को दूर करने वाला प्रतीक है, भय को दूर करने वाला जो है प्रतीक। इसके अलावा अगर बात करें प्रतिमा की एक बौने जैसी आकृति को शिव के दाहिने पैर के नीचे दबा हुआ दिखाया गया है। यह बौने की आकृति अज्ञानता व भ्रम का प्रतीक है। ठीक है, यह किसका प्रतीक है, अज्ञानता और भ्रम का। ठीक है, इसके अलावा शिव के आगे वाला बायां हाथ उठा हुआ और बाएं पैर को इंगित करता है, यह मोक्ष मार्ग का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है, मोक्ष मार्ग का। तो इस प्रकार जो है ये एक फेमस मूर्ति है नटराज मूर्ति जो चोला डायनेस्टी से संबंधित है। अब बात करते हैं चोला डायनेस्टी की थोड़ा सा स्थापत्य कला की बात करें तो ये द्रविड़ शैली की विशेषता पाई जाती है। इसमें इमारती पत्थर नीस और ग्रेनाइट का उपयोग किया जाता है। अगर बात करें इसमें जो है बृहदेश्वर मंदिर और गंगकोड़ी चोलापुरम जैसे बाद के मंदिरों में चालुक्य प्रभाव दिखाई देते हैं। इसके अलावा मंदिरों का वर्गीकरण की बात करें विजालया जैसे आरंभिक मंदिर पल्लव स्थापत्य से संबंधित थे। ठीक है, और ये मंदिर शिव को समर्पित हैं। अगर इन मंदिरों की विशेषताओं की बात करें तो ये नागर शैली की मंदिरों में के विपरीत जो है मंदिर एक ऊंची 4 दीवारी से घिरे हुए थे। मंदिर की अन्य प्रमुख विशेषताओं में मुख्य प्रवेश द्वार पर एक शिखर जिसे गोपुरम और एक द्वार मंडप, इसके निकटस्थ 2 प्रार्थना समका जिसे मंडप और अंतराल जिसे वेस्टिब्यूल, और इसके अलावा मुख्य मंदिर शिखर विमान और आंतरिक ग्रह भी शामिल थे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था 2021 में जिसकी विशेषता हमने जिसके क्वेश्चन आपको दिखाए थे। तो ये किससे संबंधित है, चोला डायनेस्टी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें प्रमुख स्मारक की तो मैंने बताया ये सब जो है चोला डायनेस्टी से संबंधित है। राजा द्वारा निर्मित जो है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोट चोलापुरम में बृहदेश्वर मंदिर की किसे राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा निर्मित है। एरातेश्वर मंदिर किससे द्वारा निर्मित है, राजेंद्र चोल द्वितीय द्वारा निर्मित है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चोल राजवंश के बारे में तो ये पल्लव राजवंश का उत्तराधिकारी थे। ठीक है, संस्थापक विजयालय था, इसके बारे में आपको देख लेना है। अब आपको इसमें थोड़ा सा हम सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों की बात करें क्योंकि ये जो है पूछे जाते हैं।
तो इसे चोल शासक बौद्ध धर्म और जैन धर्म, शैववाद, वैष्णववाद सभी को संरक्षण प्रदान किया। समाज के उच्च स्तर की साक्षरता शिक्षा उपस्थित थी। सांस्कृतिक शिक्षा ब्राह्मणों तक सीमित थी। धार्मिक मठ या गतिका शिक्षा केंद्र थे। जाति की बात करें तो जाति का इंडेग या वलैंग विभाजन था। शाही परिवारों में सती और देवदासी प्रथा जैसी प्रचलित थी। ठीक है, चोल वंश को पांड्य वंशों ने पराजित किया था। तो आपको ध्यान रखना, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, प्रशासन की बात करें तो साम्राज्य के प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन्हें क्या कहा जाता था, मंडलम कहा जाता था। और प्रत्येक गांव के स्वशासी इकाई के रूप में कार्य किया जाता था। राजा प्रमुख के निर्णय लेने वाला केंद्रीय प्राधिकारी था। ठीक है, तो प्रशासन, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां और मंदिर स्थापत्य कला के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज में था, क्या था, कुतुब शाही जो है आर्किटेक्चर यानी कुतुब स्थापत्य कला, तो उससे संबंधित क्या न्यूज में था, गोलकुंडा किले की बावड़ी न्यूज में थी। क्यों न्यूज में थी, तो इसे यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में थी। यूनेस्को के एशिया प्रशांत जो है पुरस्कार जो है 2022 से सम्मानित किया गया था, इसलिए ये न्यूज में थी। ये जो है गोलकुंडा किले तेलंगाना की बावड़ी के 16वीं शताब्दी से निर्मित एक कुआं है और इसकी संरचना फारसी शैली में की गई है। तो टू द पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसको, इसलिए ये न्यूज में था। और ये जो है गोलकुंडा किले के तेलंगाना की बावड़ी 16वीं शताब्दी से निर्मित एक कुआं की संरचना है और इसको जो है 2022 का जो है यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कार भी दिया गया है। अब बात करेंगे अन्य जो है पुरस्कार विजेता स्मारक 2022 के। उत्कृष्टता पुरस्कार की बात करें, उत्कृष्टता पुरस्कार को छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई महाराष्ट्र को इसको दिया गया है। ठीक है, ये जो है विक्टोरियन गोथिक और आर्क डोको समूह का एक हिस्सा है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में अन्य पुरस्कारों के विजेता की बात करें तो उत्कृष्टता पुरस्कार जो दिया गया था वो किसके दिया गया था, छत्रपति शिवाजी महाराज साहू वास्तु संग्रहालय महाराष्ट्र को। इसके अलावा मेरिट पुरस्कार की बात करें तो मेरिट पुरस्कार जो है डोमकोंडा किला जो है तेलंगाना में स्थित है, ये ध्यान रखना है, तेलंगाना में स्थित है। तो इसे भी जो है मेरिट पुरस्कार दिया गया था, डोमकुंडा किला, और ये 18वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। इसके अलावा अगर बात करें मेरिट पुरस्कार सेकंड जो था वो दिया गया था भायखला स्टेशन मुंबई महाराष्ट्र को। एशिया का सबसे पुराना जो है रेलवे स्टेशन है जिसे 1853 में बनाया गया था। अब कुतुब शाही स्थापत्य कला की बात करें तो ये स्थापत्य कला इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला है। इसमें इमारती पत्थर ब्लैक बेसाल्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इमारतों में गुंबदों के स्थान पर मीनारों का प्रयोग किया गया है और इमारतों पर किया गया अलंकरण सजावट की दृष्टि से उत्कृष्ट है। विशेष रूप से इमारती मुंडेरों को अधिक अलंकृत किया गया है। टाइल्स के उपयोग के साथ साथ कहीं कहीं स्टूको या जिसे कट प्लास्टर का भी उपयोग किया गया है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें कुतुब शाही सुल्तानों के मकबरे के बारे में दिया गया है। यहाँ पर इसका कंट्रोम है, ये आपको ध्यान रखें या ना रखें, लेकिन गोलकुंडा किला, चार मीनार इसके प्रमुख स्मारक हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देख लें तो गोलकुंडा किला की बात करें तो ये एक किलेबंद दुर्ग है। यह कुतुब शाही राजवंश के प्रारंभिक राजधानी थी। ठीक है, और इसमें फारसी, पठान और हिंदू स्थापत्य शैली का मिश्रण है। इसके अलावा चार मीनार की बात करें तो यह स्मारक ग्रेनाइट के मनमोहक चौकोर स्तंभों वाला से बना एक मीनार है जिन्हें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशाओं में स्थित 4 विशाल मेहराबों से निर्मित किया गया है। दुनिया का पहला ऐसा स्मारक है जिसका निर्माण चूने के गारे और ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है और यह सिया नगर योजना का एक उल्लेखनीय उदाहरण भी है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको प्रमुख स्मारक के बारे में बातें पता चल गई। अगर बात करें कुतुब शाही मकबरे के बारे में कुछ इसमें आपको स्पेसिफिक बात बताएं तो कुतुब शाही राजवंश के शासकों के प्रमुख 7 मकबरे शामिल हैं। ठीक है, इनमें उपयोग की गई सामग्रियों की बात करें तो प्लास्टर अलंकरण के साथ अलंकृत भूरे रंग के ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग भी किया गया है और यहाँ मौजूद अधिकतर जो संरचनाएं मकबरों पर के रूप में की गई जिनका निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर जो है किया गया है। अब कुतुब शाही स्थापत्य कला के अन्य प्रमुख स्मारक की बात करें तो सबसे पहला चार कमान या जिसे चार मेहराब कहते हैं।
इसका निर्माण जो है 1592 में किया गया था। इसकी उत्तरी मेहराब मछली कमान के रूप में जाना जाता है। दक्षिणी मेहराब को चार मीनार कहा जाता है। इसके अलावा पूर्वी मेहराब को शंभु प्रसाद या काला मेहराब या काली कमान कहा जाता है। पश्चिमी मेहराब को शेर दिल कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे मक्का मस्जिद। मक्का मस्जिद जो है दो भाग में विभाजित है। बड़ी मस्जिद जिसे दाजमी और छोटी मस्जिद में विभाजित किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ये कुतुब शाही स्थापत्य कला संबंधित है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो दारुल सफ़ा जो है 2 मंजिला इमारत है। ये 1595 में से बनाया गया था। यूनानी चिकित्सा का एक अस्पताल था, साथ ही एक महाविद्यालय भी था। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो कुतुब शाही स्थापत्य कला के से संबंधित तो बादशाही असूर खाना, ये यहाँ आलमों अर्थात इमाम हुसैन द्वारा प्रयोग किए गए रूपांकनों को सहेज करके रखा गया है और ये तुघरा शैली का एक विशेष अभिलेख है। तो ये कुछ कुतुब शाही स्थापत्य कला से रिलेटेड जो है न्यूज़ में थे। अब कुतुब शाही राजवंश की बात करें तो यह बहमनी साम्राज्य का उत्तराधिकारी था। संस्कृत की बात करें तो इसमें तुर्की कबीले या कारा कुयुनल से संबंधित थे। इस कबीले का राज चिन्ह काली भेड़ था। ठीक है, किसी भी मंदिर में जाने के लिए हिंदुओं पर कोई तीर्थ यात्रा कर नहीं लगाया जाता था। कुतुब शाही शासन के दौरान मकल मैसरम के नाम पर महाकाली यात्रा या जात्रा प्रतिवर्ष की जाती थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर सामाजिक धार्मिक स्थितियों की बात करें तो कुतुब शाही सुल्तान मुसलमानों के सिया संप्रदाय से संबंधित थे। इस काल में सिया लोगों को प्रशासन उच्च पद प्राप्त थे। राज्य में निवास करने वाले हिंदुओं में बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियां प्रचलित थी। समकालीन तेलुगु लेखक पुण्यगति तेलंगानाचार्य ने अपनी कृति यायाति चरित्रम में समाज की महिलाओं की दयनीय स्थिति का विवरण दिया है। औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद इस राजवंश का अंत हो गया था। नेक्स्ट बात करेंगे न्यूज में था मेगालिथिक साइट की। तो हाल ही में देश के कई महापाषाणकालीन स्थलों को खोजा गया। महापाषाण क्या होता है? महापाषाण स्थल होता है जहां पर बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया हो समाधि स्थलों की संरचना के निर्माण के लिए। तो वो क्या होगा? महापाषाण काल वो कहा जाता है। ये या तो समाधान स्थल हो सकते हैं या किसी व्यक्ति या घटना से स्मित गैर समाधि स्थल भी हो सकते हैं। जैसे अगर गैर समाधि महापाषाण संरचना की बात करें स्थल की, तो उसमें मेन्हर जो है वो गैर समाधि महापाषाण स्थल संरचनाओं में आएंगे। अब बात करें हाल ही में खोजे गए कुछ महापाषाण स्थल की बात करें तो असम में के दीमा में हसाओ जिले में महापाषाण कालीन मर्तबान खोजा गया है। ठीक है, मर्तबान मतलब मिट्टी के बर्तन जिसमें कुछ अनाज वगैरह जो भी रख रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो असम के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण कालीन स्थल खोजा गया है, मर्तबान खोजे गए हैं। ठीक है, मर्तबान का मतलब जो है जार है जहाँ पर अनाज वगैरह ऐसा कुछ रखा जाता है। असम में पाए गए पत्थरों को मर्तमान, लाओस इंडोनेशिया में पाए गए जो मर्तमान या बर्तन है उसके प्रतीकात्मक या रूपात्मक समानताएं रखते हैं। नेक्स्ट जो है कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में महापाषाण कालीन गुफा मिली है। ठीक है, और ये एक रॉक कट गुफा है और सामान्यतः महापाषाण कालीन समाधि स्थलों में पत्थर के घेरे गए मेन्हर पाए जाते हैं। मेन्हर का मैंने बताया ये गैर समाध वाली महापाषाण कालीन संरचना भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी। मेगालिथिक जो न्यूज़ में था, एक तो असम में जो है मर्तबान या जार जो है पाए गए असम के दीमापुर हसाओ डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा जो है मेगालिथिक पीरियड में केव पाया गया है कर्नाटका के कन्नड़ जिले में। अन्य जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ में थे उसमें था मार्तंड सूर्य मंदिर। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो इसे राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। अन्य सूर्य मंदिरों की बात करें जिसको आपको पता होना चाहिए, कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर। इसके अलावा मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये कहाँ है ये आपको ध्यान रखना। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा। मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ है? गुजरात में। इसके अलावा अगर बात करें काटरमोर सूर्य मंदिर उत्तराखंड में है। सूर्य पहाड़ मंदिर ये भी है, ये असम में है। दक्षिणार्क सूर्य मंदिर बिहार में है। असरावल्ली सूर्य मंदिर आंध्र प्रदेश में है। सूर्य केंद्र कोविल तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट जो था कोणार्क सूर्य मंदिर न्यूज में था, ये कहाँ? उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के दर्शन करने वाले लोग शीघ्र ही जगमोहन के उत्तरी हिस्से में नए नक्काशीदार पत्थरों को देख सकेंगे।
तो इस कारण जो है ये न्यूज में था। और इसके निर्माण की बात, निर्माता की बात करें तो पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और ये जो है किससे संबंधित है, ये कलिंग शैली से संबंधित है, जिसकी चर्चा हमने अभी इसके ऊपर की थी। नेक्स्ट मंदिर की बात करें, माहुल मंदिर समूह जो था ये न्यूज में था। ये क्यों न्यूज में है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण इस संस्कृत मंत्रालय को माहुल समूह के मंदिरों को व्यापक विकास पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, इसलिए ये न्यूज में था। और ये कहाँ स्थित है, ये महाराष्ट्र के सतारा में स्थित है, महाराष्ट्र के सतारा में स्थित है। नेक्स्ट बात करें तेलंगाना शैल कला पुरा स्थल, ये क्यों न्यूज में था, तो ये जो है इसलिए न्यूज में था, तेलंगाना का यादाद्री भुवनगिरी जिले में कसीपेटा के मध्य पाषाणकालीन शैलों चित्रों से युक्त एक प्रागैतिहासिक शैलाश्रय महापाषाण काल समाधियां और सूक्ष्म पाषाण पाए गए, इसलिए ये न्यूज में थे। नेक्स्ट बात करेंगे तो आज चंदलूर न्यूज में था। आज चंदलूर क्यों न्यूज में था, एएसआई ने तमिलनाडु के पुरातात्विक स्थल आज चंदलूर का उत्खनन किया। इसमें उत्खनन के दौरान एक विशाल दफन कलश से सोने का मुकुट प्राप्त हुआ है, ठीक है, इसलिए ये न्यूज में था। तो आपको ध्यान रखना है आज चंदलूर कहाँ से संबंधित है, तमिलनाडु से। और आज चंदलूर दक्षिणी तमिलनाडु तूतीकुड़ जिले के तामिरबाड़ी नदी की निचली घाटी में स्थित है, ठीक है। संगम साहित्य में बड़ी प्राचीन बंदरगाह कोरकाई आज चंदलूर से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। तो इस प्रकार जो है ये आज चंदलूर न्यूज में था। एएसआई के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एएसआई के बारे में देखने से पहले एक एविडेंस मिला है चेन्नई में 12,000 वर्षों से मानव निवास के साक्ष्य स्थल मिले हैं। हाल ही में जो है एएसआई ने चेन्नई के बाहरी इलाके की खुदाई में कुछ कलाकृतियाँ मिली हैं। इससे पता चलता है कि लगभग 12,000 वर्ष पहले लोगों का निरंतर निवास का पता चलता है, ठीक है। अब बात करते हैं एएसआई के बारे में। एएसआई जो है अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसे फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ने वर्ष 1861 में प्रथम महानिदेशक बने थे। एएसआई के बारे में बात करें तो वर्तमान में संस्कृत मंत्रालय के अधीन है और यह पुरातात्विक अनुसंधानों, राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। अगर बात करें अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण केंद्रीय रूप में संरक्षित स्मारकों के आसपास निषिद्ध विनियमित प्रबंधन करती है। इस प्रकार स्मारकों स्थलों की सुरक्षा संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय के अधीन यह एक संस्था है। इसका गठन जो है AMASAR संशोधन और स्थापत्य अधिनियम 2010 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हमने स्थापत्य कला की बात करी। अब बात करेंगे पेंटिंग्स और अदर आर्ट फॉर्म की। तो उसमें सबसे पहले जो बढ़ने से पहले हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे सुप्रसिद्ध बड़ी ठाड़ी पेंटिंग किस शैली से संबंधित थी। इसके अलावा कलमकारी चित्रकारी के बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल। ये क्यों न्यूज में था, तो ये जो है इसलिए न्यूज में था कि हाल ही में यूनेस्को ने 21वीं सदी के लिए हस्तशिल्प निर्मित पारंपरिक भारतीय वस्त्रों का सुरक्षा नामक दस्तावेज जारी किया है। इस दस्तावेज में देश के 50 विशिष्ट प्रतिष्ठित विरासत वस्त्रों शिल्पियों की सूची जारी की गई है। एक सेकंड, ये तो हमने बात की शिल्पियों की बात करते हैं, उसके पहले आप इसमें जो है खिलौनों की बात कर लेते हैं, ठीक है। खिलौनों की बात अगर करें तो ट्रेडिशनल एंड इंडियन टेक्सटाइल की बात करें, उससे पहले अगर बात करें खिलौनों की, ये भारतीय खिलौनों की बात कर रहा है। तो ये क्यों न्यूज में था, तो BIS ने यानी भारतीय मानक ब्यूरो ने खिलौनों के सुरक्षा पहलुओं पर 10 भारतीय मानक प्रकाशित किए, इसलिए ये न्यूज में था। अब प्रमुख जो है विनिर्माण केंद्र की बात करें, जैसे पंजाब की बात करें तो छनकना क्या है, एक सीटी वाला खिलौना है। छुग्गू बच्चों के लिए झुनझुना पेटी है। लट्टू जो है सिर से घूमने वाला एक खिलौना है। तो ये आपको ध्यान रखना कौन सा खिलौना कहाँ पर स्थित है, किस राज्य के लिए फेमस है, कहाँ पर कौन सा खिलौना निर्माण होता है, ये यहाँ पर सूची दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और खिलौनों को उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम, ये भी आपको ध्यान रखना है।
अब बात करेंगे कि लिस्ट टेक्सटाइल हेरिटेज की बात जिससे बात कर रहे थे, ये मैंने बताया कि यूनेस्को ने इससे अभी कुछ सूची जारी की थी 50 विशिष्ट प्रतिष्ठित विरासत स्थलों की, तो इसलिए ये न्यूज में था। अब इसमें देखा है कि भारत के विरासत वस्त्र सूची स्थलों की सूची की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में अगर लद्दाख में देखिए तो इसमें थिंगमा जो है, थिंगमा क्या है, एक ऊन बांधकर रंगाई किए गए वस्त्र या बांधनी या टाई डाई है, ठीक है, थिंगमा। इसलिए हिमाचल प्रदेश में बात करेंगे तो चंबा, रुमाल। तो ये सब लिस्ट दी गई, ये आपको देख लेना है। अब टॉयज़ इन इंडिया की बात तो हमने कर ली कि BIS ने पब्लिश किया है स्टैंडर्ड जो है सेफ्टी के लिए, इसलिए न्यूज में था। अब तो यहाँ पर ये रिवीजन हो गया है, वही एक ही चीज़। तो सबसे पहले BIS के बारे में, भारत मानक ब्यूरो के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारतीय मानक ब्यूरो में BIS को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। यह एक उपभोक्ता मामलों के विभाग यानी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन आता है। इसका काम क्या है? मानकीकरण करना, चिन्हांकन यानी चिन्ह प्रदान करना, गुणवत्ता प्रमाणन, सामंजस्यपूर्ण विकास करना, मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण के एक नया बल प्रदान करना, ठीक है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय है। इसमें 25 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष जो है केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री होता है। उपाध्यक्ष की बात करें उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री होता है। तो ये BIS के बारे में भी है, ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो लिस्ट दी गई है इसको भी आपको देख लेना है कि कौन सा क्राफ्ट कहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और खिलौने के बारे में भी। नेक्स्ट बात करेंगे कि क्राफ्ट कुछ न्यूज में थे उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्राफ्ट था पहाड़ी लघु चित्रकला, जिसे कांगड़ा शैली में बनाया जाता है, ये न्यूज में था। ये क्यों न्यूज में था? हाल ही में प्रधानमंत्री ने बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अलग अलग देशों के संयुक्त प्रमुखों को यानी नेताओं को पारंपरिक कलाकृतियां भेंट की थी, इसलिए ये क्राफ्ट न्यूज में थे, इसलिए आपको ये देख के जाना है। यानी सबसे पहला जो था पहाड़ी लघु चित्रकला कांगड़ा शैली में जो है निर्मित है, और यह भारत के हिमालय के तलछटी में एक स्वतंत्र राज्यों में विकसित हुई थी, ठीक है। कांगड़ा शैली की बात करें अब तक की सबसे काव्यात्मक और गीतात्मक भारतीय शैलियों में से एक है, ठीक है। इस शैली में एक बात करें सबसे लोकप्रिय विषय है भगवत पुराण, गीत गोविंदम, नल दमयंती, विहारी सत्सई, रागमाला और बारामासा। इसके अलावा नेक्स्ट है मातानी पछेड़ी। ये कहाँ का है? ये गुजरात के घुमंतु बागरी समुदाय के लोगों द्वारा निर्मित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पिथौरा चित्रकला। ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रहने वाले राठवा, भील, नायक और ताड़ी जनजातियों द्वारा बनाए गए चित्रों में देखने को मिलती है। पिथौरा चित्रकला में 7 घोड़े का विशेष महत्व रखते हैं और पिथौरा चित्रकला की एक शैली से अधिक एक अनुष्ठान है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे तो टू द पॉइंट बात करके चलेंगे। सुलेमानी कटोरा। सुलेमानी कटोरा क्या है? यह एक मूल्यवान पत्थर है। यह राजपीपला में भूमिगत खारों और रतनपुर के नदी तल में पाया जाता है, ठीक है। 18वीं शताब्दी में खंभात का बंदरगाह, अब जिसे आनंद जिले में स्थित सुलेमानी पत्थर उद्योग केंद्र था। नेक्स्ट बात करेंगे पाटन पटोला। पाटन पटोला यह शुद्ध रेशम से बुनी हुई दोहरी इकत या पटोला की प्राचीन कला है। 11वीं शताब्दी में एक समय में उत्तरी गुजरात में पाटन क्षेत्र की कला है। यह दोनों तरफ से रंगों और डिजाइन के समान गहनता दर्शाती है, और ये जो रंगाई की तकनीक है वो बांधनी प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट जो है किन्नौरी साल, हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध साल है। इसमें ज्यामितीय डिजाइन और पर मध्य एशियाई संस्कृत का अधिक प्रभाव रहता है। इसके डिजाइन ऐसे रूपांकन शामिल हैं जो आमतौर पर धर्मों और संस्कृतियों का प्रतीक है। तो ये कुछ न्यूज़ में था। और इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो रोगन चित्रकला जो है न्यूज़ में था, रोगन पेंटिंग, ठीक है। क्वाड मीटिंग के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री को एक सफ़ेद रोगन पेंट जो है गिफ्ट किया था।
इसके बात करें, रोगन की बात करें तो वस्त्र पर की जाने वाली चित्रकला का एक रूप है जिसे 4 शताब्दियों से अधिक पुराना माना जाता है। वर्तमान में गुजरात के कच्छ के निरोना में केवल एक ही परिवार या द्वारा संरक्षित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सांझी चित्रकला। सांझी चित्रकला ये क्यों न्यूज में था? हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने क्वाड की बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति को यह चित्रकला का एक भेंट दिया था। ठीक है, तो 15वीं 16वीं शताब्दी के दौरान उत्तर प्रदेश के वृंदावन में इसका विकास हुआ था। कृष्ण की जीवन की घटनाओं से संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे पट्ट चित्रकला। पट्ट चित्रकला ये न्यूज में था। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस को मुलाकात की और उन्हें एक पट्ट चित्र भेंट की थी। और वस्त्र आधारित स्क्रॉल पेंटिंग उड़ीसा का एक विशिष्ट पेंटिंग है ये। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में था। नेक्स्ट कुछ चीज़ें न्यूज में थी, जैसे अगर बात करें तो रत्नगिरी की शैल नक्काशियाँ, ये क्यों न्यूज में थी? विशेषज्ञों ने रत्नगिरी में प्रस्तावित मेगा ऑयल रिफाइनरी परियोजना को अस्वीकार कर दिया। इसके पीछे का कारण इस परियोजना में यहाँ शैल कलाकृतियों को संभावित नुकसान बताया जा रहा है। और ये कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र के रत्नगिरी में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो न्यूज में था डोकरा कला। डोकरा कला क्या है? बंगाल के लाल बाजार में गांव डोकरा धातु शिल्प का केंद्र है, जहां बंगाल में झारखंड सीमा पर स्थित है। और ये जो है ये झारखंड की पारंपरिक कला है। यहाँ तांबे और इसकी मिश्र धातुओं की कांस्य की जैसी अलौह धातुओं का इस्तेमाल करके ये बनाया जाता है। और ये ढलाई विधि द्वारा मोम जो होती है लुप्त मोम पद्धति होती है उसके द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट जो है बात करें तो इसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र जो न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता संतूर वादक पंडित शिव कुमार वर्मा का हाल ही में निधन हो गया। पंडित एक सेकंड शिव कुमार वर्मा ये किससे संबंधित थे? इनका संबंध था संतूर वादक से, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका निधन हो गया। इसके अलावा बात करें तो रंग स्वाधीनता क्यों न्यूज में था? संगीत नाटक अकादमी द्वारा रंग स्वाधीनता का आयोजन किया गया। रंग स्वाधीनता स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों को सजोने का एक उत्सव है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये किससे संबंधित है? स्वतंत्रता सेनानियों की यादों से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे शुभंग लीला क्यों न्यूज में था? तो हाल ही में जो है इम्फाल में अखिल मणिपुर शुभंग लीला महोत्सव का 50वें संस्करण का आयोजन हुआ था। और यह शुभंग लीला है क्या? ये एक जो है प्रांगण नाटक या कह सकते हैं कि मणिपुरी नाट्य कला है। तो आपको ध्यान रखना है, ये मणिपुरी नाट्य कला या जिसे कहते हैं प्रांगण नाटक है। नेक्स्ट बात करेंगे ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि जो है ये न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? केरल के त्रिवेंद्रपुरम में ताड़ के पत्ते की पांडुलिपियों का प्रथम संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, प्रथम संग्रहालय कहाँ पर? केरल में। तो इस प्रकार जो है ये कुछ न्यूज में थे। अदर इंपॉर्टेंट साइट की बात करें तो न्यूज में थी उसमें सबसे पहला जो है साइक्लोपियन वॉल न्यूज में था। तो बिहार सरकार ने एएसआई को साइक्लोपियन वॉल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध करने के लिए प्रस्ताव फिर से भेजा है। साइक्लोपियन वॉल की बात करें तो साइक्लोपियन वॉल एक पत्थर की एक 40 किलोमीटर की एक लंबी दीवार है। यह 2500 वर्ष से अधिक पुरानी संरचना है। इसे बिहार के प्राचीन राजगीर से घिरा हुआ है। राजगीर बिंबसार और उसके पुत्र अजातशत्रु की राजधानी थी। ये दोनों शासक बुद्ध के समकालीन थी। साइक्लोपियन जो था चिनाई का एक प्रकार है जो महापाषाण स्थापत्य का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में था। नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करें यूनेस्को से रिलेटेड जो बिहार में है तो नालंदा यूनिवर्सिटी, इसे जो है 2002 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी की शुरुआत में की थी।
और नेक्स्ट बात करें तो महाबोधि टेम्पल, ये भी 2002 में सूचीबद्ध किया गया था। यह वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। और मुगल संरचना मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाई गई थी। अदर न्यूज की बात करें तो यूनेस्को स्थल को सूची हटाने की प्रक्रिया न्यूज में थी। क्यों न्यूज में थी? विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि मोहनजोदड़ो के संरक्षण और जीर्णोद्धार पर तत्कालीन ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल से हटाया जा सकता है। अब किसी स्थल को अगर सूची से हटाए जाने की प्रक्रिया की बात करें तो जब कोई स्थल यूनेस्को के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो संबंधित देश को एक चेतावनी पत्र भेजा जाता है। उस स्थल को यूनेस्को के खतरे के विश्व में 13वां स्थल को सूची में रखा जाता है। अंतिम में क्या करता है? स्थल को सूची से हटा दिया जाता है। थोड़ा सा बात करें यूनेस्को के बारे में तो यूनेस्को जो है संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसे 1945 में शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार, सूचना के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। उद्देश्य की बात करें सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आजीवन सीखने की व्यवस्था उपलब्ध कराना, उभरती और सामाजिक नैतिक चुनौतियों से निपटान करना। 195 देश शामिल है, 8 एसोसिएट सदस्य शामिल हैं। संरचना की बात करें तो यूनेस्को का सचिवालय की अध्यक्षता इसका महानिदेशक करता है। यह जनरल कॉन्फ्रेंस और कार्यकारी बोर्ड के निर्णय को लागू करता है। यूनेस्को से संबंधित पुरस्कार की बात करें तो सांस्कृतिक विरासत संरक्षण कार्यक्रम के लिए यूनेस्को से एशिया प्रशांत पुरस्कार, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की थी, मुंबई में दिया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। इससे निजी व्यक्तियों के संगठनों को सम्मान किया गया। यूनेस्को फेलिक्स हैफिलियट बेगनी शांति पुरस्कार। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य समूह का भी सदस्य है। यूनेस्को के 3 संयुक्त राष्ट्र सदस्य नहीं है। उसमें कौन थे? कुक आइलैंड, नीयू, फिलिस्तीन, ये यूनेस्को के सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के 3 सदस्य इजराइल, फिलीपाइंस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनेस्को के सदस्य नहीं है। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर किसी स्थल को यूनेस्को का दर्जा दिया जाता है तो उस वक्त क्या इंपॉर्टेंस है? ऐतिहासिक स्थलों में भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना, बेहतर सुविधाओं समुदायों के लिए अधिक आय को लाएंगे जहां विरासत स्थल का विकास स्थित हुआ है, नागरिकों को सरकार के बीच इसके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाती है। इसके अलावा विश्व विरासत समितियों वित्तीय सहायता, विशेषज्ञ राय भी प्राप्त हो सकती है। इन स्थलों युद्ध के समय भी जिनेवा के तहत संरक्षण भी मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है न्यूज में था आयरन एज। 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आयरन एज न्यूज में क्यों था। हाल ही में तमिलनाडु के मलयादम्पर में उत्खनन की कार्बन डेटिंग से पता चला है कि भारतीयों को 4200 वर्ष पहले ही लौह का इस्तेमाल की जानकारी मिल गई थी। तो आपको ध्यान रखना आयरन एज किससे संबंधित है? तमिलनाडु के मलयादम्पर के उत्खनन से। ठीक है। अब भारत में विभिन्न लौह स्थानों पर लौह युग का प्रारंभ हुआ था। ये इसके बारे में आपको जानकारी अगर आपको देखना हो तो देख सकते हैं। मुझे लगता नहीं ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप देख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना आयरन एज न्यूज में था क्योंकि तमिलनाडु के मलयापुरम में उत्खनन हुआ था। उसके कारण जो है पता चला है कि भारतीयों को 4200 वर्ष पहले ही इसकी जानकारी थी। राखी गढ़ी जो है न्यूज में था। हाल ही में एएसआई ने हरियाणा के हिसार में हड़प्पा सभ्यता स्थल राखी गढ़ी का उत्खनन करवाया। यहाँ से कुछ घरों की संरचना, गलियारे और जल निकासी की व्यवस्था का पता चला। ये आपको ध्यान रखना राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप के 5 सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के अन्य बड़े स्थलों की बात करें तो पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनवेरीलाल, भारत में धौलावीरा, गुजरात। ठीक है। ये 5 बड़े हड़प्पा स्थल हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा नदी किनारा है, यहाँ पर लोकेशन दिया गया है हड़प्पा स्थलों के बारे में, ये आपको ध्यान रखना है। अब उससे क्या प्राप्त हुआ है ये आपको देख लेना। मिट्टी से बने फर्श, कच्ची ईंटों से निर्मित पशु बल के गर्तों का त्रिभुजाकार वृत्तीय अग्निवेदिकाएं राखी गढ़ी से प्राप्त हुई हैं। और हाल ही में हुई उत्खनन के दौरान प्राप्त साक्ष्य की बात करें 2 महिलाओं का कंकाल मिले हैं। अंत्येष्टि अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में इस कंकाल के अवशेषों के पास पात्र और अन्य कलाकृतियां दफनाई गई थी। बसावट चिन्हों की बात करें टीला नंबर 3 के उत्खनन के दौरान एक कुलीन बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब तक जितनी भी उत्खनित हड़प्पा स्थल हैं उसमें त्रिस्तरीय अधिवास के एक समान संकेत प्राप्त हुए हैं, जिसमें कच्ची ईंटों की दीवार वाली बस्तियां सामान्य बस्तियां होती हैं, कच्ची ईंटों की दीवार के साथ पकी हुई ईंटों की दीवार जिसे कुलीन बस्तियां कहा जाता है, संभावित मध्य स्तर की बस्तियां भी होती हैं।
आभूषण निर्माणी की बात करें तो वर्ष जो है आभूषण निर्माण भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। संकेत मिलता है इस नगर में व्यापार भी किया जाता था। तो हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के बारे में यहाँ पर दिया गया है, ये भी आपको देख लेना है कौन कौन से हड़प्पा स्थल हैं, वो आपको ध्यान रखना है क्योंकि हड़प्पा न्यूज में था। तो ये दक्षिण एशिया का प्रारंभिक सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन अन्य ऐसी सभ्यताएं हैं। इसे आमतौर पर सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाकी कौन सा जो है हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। अब इनकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसके बारे में यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा सिनौली कहाँ पर स्थित है, यूपी में। एक योद्धा वर्ग की उपस्थिति का पता चला है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन प्रबंधन के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों नहर के माध्यम से जल प्रवाहित किया गया था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो महाकालेश्वर मंदिर न्यूज में था, क्यों न्यूज में था? हाल ही में प्रधानमंत्री ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक कॉरिडोर का परियोजना का प्रथम चरण का उद्घाटन किया। अब बात करते हैं अवस्थित के बारे में। यह मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। विशेषताओं की बात करें तो मंदिर 3 मंजिला है। यहाँ पर सबसे नीचे, मध्य और ऊपरी भाग में क्रमशः महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और नागेश्वर लिंग मंदिर स्थित है। शिव का रूप है महाकाल अर्थात समय और मृत्यु की देवता। गर्भगृह में मूर्तियों की बात करें, ज्योतिर्लिंग के अलावा गणेश, कार्तिकेय और पार्वती की मूर्तियां भी पाई जाती हैं। शिखर की बात करें तो छोटी मीनार वाले शिखर अत्यंत भव्य हैं। मंदिर परिसर में कोटि तीर्थ नामक कुंड भी मौजूद है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषता हैं। ज्योतिर्लिंग जो है आपको ध्यान रखना है, ज्योतिर्लिंग इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग का आपने उसकी चर्चा सुनी होगी। सबसे ज़्यादा कहाँ पर आप ज्योतिर्लिंग देखेंगे तो महाराष्ट्र में जो देखेंगे तो महाराष्ट्र में जो है 3 ज्योतिर्लिंग पाए, त्र्यंबकेश्वर, भीमशंकर और इसके अलावा गृहेश्वर। और केदारनाथ में 1 ज्योतिर्लिंग। ठीक है, यानी उत्तराखंड में। एमपी में 2 ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर। फिर उसके बाद गुजरात में नागेश्वर और सोमनाथ। ठीक है, सोमनाथ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था। इसके अलावा रामेश्वरम आपको तमिलनाडु में मिलेगा और इसके अलावा आपको मिल जाएगा मल्लिकार्जुना, ये कहाँ मिलेगा? आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा जो है काशी विश्वनाथ आपको पता है वाराणसी, और इसके अलावा विद्यानाथ जो है देवगढ़, ये आपको मिलेगा झारखंड में। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जो है न्यूज में था, यानी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अंतिम जो है सूची थी वो न्यूज थी। तो अनंतिम सूची जो है यानी टेंटेटिव लिस्ट जो है गुजरात के वड़नगर शहर, मोढेरा स्थित प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर और त्रिपुरा के उन्नाकोटी की शैल रॉक कट जो है मूर्तियों को शामिल किया गया है, इसलिए ये न्यूज में था। यानी टेंटेटिव लिस्ट होती क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। यह उन धरोहरों की सूची है जिसमें प्रत्येक पक्षकार देश विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने का इच्छुक होता है। इस सूची में शामिल होने के बाद यूनेस्को इन्हें विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान करने पर विचार करता है। टेंटेटिव लिस्ट में भारत में अब तक 52 स्थल शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले बात कर देंगे वड़नगर शहर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से भी जुड़ा है। तो ये कहाँ है? गुजरात में स्थित है और मेहसाणा जिले के अंतर्गत एक नगर पालिका भी स्थित है। ठीक है, इसका उल्लेख जो है महान चीनी यात्री वेनत्यांग ने यात्रा वृत्तांत में भी मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी का यह गृह नगर है जैसे मैंने बताया। इसके अलावा प्लेसेस इन न्यूज़ में आपको ध्यान रखना है, सन टेम्पल जो है मोढेरा का और इसके आसपास का स्मारक, ये कहाँ? गुजरात में स्थित है। ये भी मेहसाणा जिले में पुष्पावती नदी के बाएं तट पर स्थित है। पुष्पावती नदी रूपन नदी की एक सहायक नदी है और ये मंदिर जो है मारू गुर्जर स्थापत्य से निर्मित है, सोलंकी राजवंश के संरक्षण में। इसके अलावा सबसे पुराना दिलवाड़ा जैन मंदिर रानी की बाव, रानी उदयमती इसका निर्माण करवाया था, भी उनके शासनकाल में बनवाया गया था। किसके शासनकाल में? भीमदेव प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट बात करते हैं उन्नाकोटी श्रृंखला यानी रॉक कट शैल गुफा। ये कहाँ स्थित है? ये त्रिपुरा में स्थित है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। यह 1 करोड़ में
एक कम। ऊना कोटि का मतलब होता है 1 करोड़ में एक कम। यह 8वीं-9वीं शताब्दी के से संबंधित है। शैव उपासना का प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है। ऊना कोटि एक जलधारा 3 कुंडों का निर्माण करती है। 3 कुंड में वार्षिक अशोकाष्टमी मेला का हिस्सा है। नेक्स्ट बात करते हैं जो है अनंग ताल लेक जो है न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? संस्कृत मंत्रालय ने अनंग ताल को प्राचीन स्मारक या पुरातत्व तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। ये कहाँ स्थित है? तो अनंग ताल कुतुब परिषद के उत्तर पश्चिमी जोगमाया मंदिर के उत्तर में स्थित है। इसका निर्माण 1060 ईस्वी में करवाया गया था। तोमर वंश के अनंगपाल द्वितीय द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो ये इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ स्थित है? ये कुतुब परिसर में स्थित है। तोमर वंश के बारे में देखिए, इसके संस्थापक जो है अनंगपाल प्रथम थे और पृथ्वीराज चौहान जो थे मोहम्मद गोरी से तराइन युद्ध लड़ा था। और उसके अलावा कल्चर की बात करें तो अनंगपाल तोमर द्वितीय लाल कोट का मंदिर का निर्माण करवाया था। उदयगिर के महरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ अनंगपाल द्वितीय ने ही दिल्ली लेकर आए थे। अनंगपुर गांव के निकट अनंगपुर बांध का निर्माण करवाया गया। सूरजकुंड जलाशय को राजा सूरजपाल ने बनवाया था। नेक्स्ट बात करेंगे न्यूज में था मनगढ़ पहाड़ी। तो क्यों न्यूज में था? तो हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित मनगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिलाने की मांग की। ठीक है, तो ये है मनगढ़ धाम। अब इसके थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या है मनगढ़ नरसंहार। तो 1913 में भीलों ने एक समाज सुधारक गोविंद गुरु हुए जो एक स्थानीय आदिवासी थे, पुंजा के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। और नवंबर 1913 में सैकड़ों आदिवासी मानगढ़ पहाड़ी के शांतिपूर्ण सभा के लिए एकत्रित हुए थे। उस समय ब्रिटिश सैनिकों ने उसे घेर लिया और गोली मार दी गई। इसलिए जो है ये न्यूज में था और इसलिए ये राजस्थान सरकार इसे जो है घोषित करना चाहती है राष्ट्रीय महत्व का स्मारक। राष्ट्रीय स्मारक महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए मानदंड की बात करें, प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थल 100 वर्ष से कम पुराना नहीं होना चाहिए। उसका विशेष ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक महत्व होना चाहिए। हितधारक जनता को ऐसे स्थल को राष्ट्रीय महत्व घोषित करने की कोई बड़ी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इस आधार पर राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, प्रसाद योजना न्यूज में थी। क्यों न्यूज में थी? प्रसाद का फुल फॉर्म है नेशनल मिशन फॉर पिलग्रिम्स रिजुनवेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, प्रसाद स्कीम। ये क्यों न्यूज में थी, इसके बारे में बात करें तो राष्ट्रपति ने प्रसाद योजना के तहत कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। भारत के राष्ट्रपति ने प्रसाद योजना के तहत आंध्र प्रदेश में श्रीशैल मंदिर के विकास परियोजना का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने तेलंगाना में भद्राचलम और रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिरों में प्रसाद परियोजना का आधारशिला रखी। तो ये तो हो गया न्यूज। अब बात करते हैं प्रसाद योजना है क्या। तो यह एक जो है सेंट्रल सेक्टर एक योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? पूर्ण धार्मिक पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए एक तीर्थ यात्रा स्थलों का एकीकृत विकास करना। यह धार्मिक पर्यटन अनुभव से संबद्ध करने के लिए पूरे भारत में तीर्थ स्थल जो हैं विकसित करने और पहचान पर केंद्रित है। यह पीपीपी मॉडल पर आधारित है। और इसके अलावा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व वित्त पोषण के जरिए निजी क्षेत्र से लाभ प्राप्त करती है। ठीक है, अब जिसमें जो मंदिरों की बात की गई है तो सबसे पहले जो है श्रीशैल मंदिर कुरनूल आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है। भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी और देवी पार्वती, जिसे देवी ब्रह्मरंबा देवी भी कहा जाता है, इनको समर्पित है। इक्ष्वाकु शासकों को संरक्षण प्राप्त हुआ। ठीक है, और चालुक्य काकतीय विजयनगर साम्राज्य ने भी इसके विकास में योगदान दिया। स्थापत्य संबंधी विवरण की बात करें, लिंगम के आकार का ब्रह्मरंबा मल्लिकार्जुन स्वामी है। इसमें भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और पार्वती के 18 महाशक्ति पीठों में से एक माना जाता है। भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर जो शैव और शाक्त दोनों को उपासकों के लिए पवित्र है। इसे पांडाल पेन्ना स्थलम में से एक रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे तमिल तेवरम भजनों के लिए गौरवान्वित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मंदिर की बात करें तो रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर। ये कहाँ है? ये रमप्पा मंदिर भी जाना जाता है। इसे तेलंगाना और मुलुगु जिले में ये स्थित है। इसके शिल्पकार के नाम बता रमप्पा इन्हीं के नाम पर रखा गया है। इनका निर्माण काकतीय राजवंश गणपति देव के शासनकाल में उनके सेनापति रेचला रुद्र द्वारा कराया गया था। बलुआ पत्थर से निर्मित है। यह मंदिर काकतीय काल की विशिष्ट शैली, तकनीक, सजावट को दर्शाता है।
इसमें अलंकृत ग्रेनाइट और डालराइट बीम एवं स्तंभों को जटिल नक्काशी की गई है। इसके अलावा हल्की झरझरा ईंटों यानी जिसे तैरने वाली ईंटों के रूप में भी जाना जाता है, उससे बना एक अद्भुत पिरामिड नुमा विमान क्षैतिज सीढ़ीदार बुर्ज बना है। ठीक है, इसे 2021 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। यह हजार स्तंभ मंदिर या रामप्पा मंदिर के नाम से भी लोकप्रिय है। नेक्स्ट बात करेंगे श्री सीता रामचंद्र स्वामी वरी देवस्थानम भद्रचलम तेलंगाना में स्थित मंदिर न्यूज में था। तो भगवान राम को समर्पित है। यहाँ यह जो है कांचचेरला गोपन्ना द्वारा निर्मित या पुनर्निर्मित है। इसे गोलकुंडा के सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह के शासनकाल में भद्रचल रामदास राजा सदकारी जो तहसीलदार थे उनके द्वारा बनवाया, उनके नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी के तट पर बाएं पर स्थित है। और इसके अलावा परड़ासाल गांव दंडकारण्य वर्ण का हिस्सा है, रावण द्वारा माता सीता के अपार स्थल के करीब स्थित है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए थे, कुछ युग में दिए गए थे तीर्थ स्थान और उसकी अवस्थित पूछ ली गई थी, पहाड़ियों के नाम सुमेलित करने थे। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करें तो अंकोर वाट टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है जो कंबोडिया में स्थित है, ये न्यूज में था। ये क्यों न्यूज में था? विदेश मंत्री ने सभ्यतागत संबंधों का अंकोर वाट मंदिर परिषद में का जीर्णोद्धार करने के लिए भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला है। अंकोर वाट का अर्थ है मंदिरों का शहर। प्राचीन मंदिर परिषद का निर्माण जो है 12वीं शताब्दी की शुरुआत में सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था। सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा। प्रारंभ में यह जो है हिंदू देवता विष्णु, ब्रह्मा और शिव से संबंधित था। बाद में इसे बौद्ध मंदिर परिषद के रूप में जो है विकसित किया गया। नेक्स्ट जो है अंबेडकर सर्किट न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? अंबेडकर सर्किट को कवर करने के लिए एक विशेष पर्यटन केंद्र चलाने की घोषणा की गई है। अंबेडकर सर्किट में क्या शामिल है? सबसे पहले शामिल है मध्य प्रदेश का महू जिला। ठीक है, महू क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली है। इसके अलावा फिर महाराष्ट्र का नागपुर। महाराष्ट्र का नागपुर जिला क्यों जो है जहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसके अलावा दिल्ली का निवास। दिल्ली का निवास क्यों फेमस है? वहाँ पर अपने जीवन के अंतिम वर्षों में के दौरान वहाँ पर रहे। ठीक है, इसके बाद जो है महाराष्ट्र का दादर, जहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अंबेडकर सर्किट टू द पॉइंट बात की है। तो ये हमारा आर्ट एंड कल्चर का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड में पर्सनालिटी से संबंधित जो है आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड में इस टॉपिक को कवर करेंगे। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी ऑन IAS। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।